तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे किसके संबंध में है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संबंध में, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में है। मानव विकास संदर्भ में जो रैंकिंग जा रही है उसको लेके यहाँ पे एमसीक्यू बना है। सब कुछ देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप क्या कहना चाह रहा है। HDI कैलकुलेट यूजिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 डायमेंशन। अगर आपने पहले देखा होगा या पहले पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको हो सकता है पता हो। ये कह रहा है कि 3 आयामों पर ये क्या करता है, उपयोग किया जाता है, इसको मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है एजुकेशन इंडेक्स डिराइव फ्रॉम बोथ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। शिक्षा सूचकांक मतलब ये जो 3 आयाम है इसके, इन 3 आयाम में एक शिक्षा आयाम भी आई थिंक है, मतलब मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे गेस करना है। यहाँ पे क्या करना है, जो शिक्षा के जो वर्ष हैं उसको भी, और कितने वर्ष वो स्कूल में गया है, एक्सपेक्टेड ईयर्स, दोनों बातों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन HDI फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय UNDP। UNDP 1990 में मानव विकास रिपोर्ट द्वारा इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया। तो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और, अब सही स्टेटमेंट कौन सा सही है? स्टेटमेंट 2 और 30 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, पहला गलत है। यहाँ पे बोला जा रहा है अर्थमेटिक मीन, डिफिकल्ट थोड़ा सा ऑप्शन रखा गया है। अर्थमेटिक मीन नहीं बल्कि जियोमेट्रिक मीन से एवरेज निकाला जाता है HDI का। सब कुछ बताऊंगा अभी। सबसे पहले आप बेसिक बात याद रखो, UNDP नाम की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इतना पता चल गया आपको। और लगभग 170 देशों में काम करती है। इसका पर्पज क्या है कि पूरे विश्व में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, पूरे देश में, पूरा विश्व क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, ठीक है ना। अब डेवलपमेंट में क्या आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है। डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ आता है, ठीक है। तो पूरे ओवरऑल ये फोकस करता है। अब 1990 की बात है, 1990 में अगर आप देखें 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुआ करते थे, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना, महबूब उल हक, ये बांग्लादेश के थे, और अमर्त्य सेन, इनके बारे में आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है इकोनॉमी के क्षेत्र में। इन तीनों ने यहाँ पे इसको बेसिकली डेवलप किया। महबूब उल हक का ज़्यादा योगदान यहाँ पे था। इसका पर्पज़ क्या था कि विकास जो है ना, सिर्फ GDP ग्रोथ नहीं बल्कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और उसके बाद क्या, हर साल ये इंडेक्स जारी होता है कि जो देश हैं कितना आगे बढ़ चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रेस है उसमें, ठीक है ना। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो 3 चीज़ों को बेसिकली काउंट किया जाता है, ठीक है ना। एक तो क्या है, सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है 3 चीज़ें इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्या, हेल्थ। 3 इंडिकेटर होते हैं। हेल्थ मतलब कि हेल्थ उस देश की कैसी है, वेलबींग कैसी, न्यूट्रिशन चाइल्ड को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पे एडुकेशन, ये शिक्षा वहाँ पे कैसी, ईयर ऑफ स्कूलिंग हो, चाहे स्कूल अटेंडेंस हो, चाहे स्कूल में अगर हम देखें तो जो हेड काउंट रेशियो हो वो हो। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन का जो स्तर है वह, इन तीनों को बेसिकली ध्यान में रख के क्या किया जाता है, इस इंडेक्स को मापा जाता है। अब ये तो बात आपको पता चल गई। अब इसका पर्पज क्या है कि पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें हो, ठीक। अब तो ये रिपोर्ट है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपको आसान लगे, सही स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है। SDG को भी बढ़ावा ये देता है। अब अगर हम बात करें UNDP की, तो UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट प्रकाशित करता ही है, जिसमें अगर हम बात करेंगे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आपको देखने को मिलेगा, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी देखने को मिलेगा। मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक, मैंने एक जेंडर गैप इंडेक्स नहीं है, जेंडर गैप इंडेक्स मैंने आपको बताया था, लैंगिक जो अंतराल सूचकांक वो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे पब्लिश करता है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, ये आपको यहाँ पे UNDP के द्वारा मिलेगा, ठीक है। एकदम यहाँ पे याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब भारत सरकार बहुत सारे प्रयास भी कर रही है। अब 4 लेवल पर कैटेगरी यहाँ पे काउंट की जाती है, 4 लेवल देश देखे जाते हैं, या तो मतलब मान के वेरी हाई उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, है ना, इसके अलावा हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। तो 4 कैटेगरी देखी जाती है देशों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताती हैं, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में अगर देखो तो भारत की जो HDI है वो 130 इस टाइम पर रैंक चल रही है 193 देशों में। तो 193 देशों में भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट 130 देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है, 1990 की बात अगर आपको, तो 1990 में भारत को जो स्कोर हुआ करता था 0.434 हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में 0.685 हो चुका है। और ईयर ऑफ जो स्कूलिंग है बच्चों को वह भी बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी बढ़ गई है। आपको पता होना चाहिए जो एवरेज एज है, अगर हम बात करें औसत आयु है, तो औसत आयु कितनी बढ़ के हो गई, लगभग 72 वर्ष हो चुकी है, ठीक है। 72 वर्ष के आसपास हो चुकी है, जहाँ पहले 58 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है ना, 1990 की बात है। तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे इसमें बहुत सारी योजनाओं का हाथ है, चाहे आयुष्मान भारत योजना 2018 की हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हो, स्किल इंडिया मिशन हो 2015 में, PM किसान योजना, PM आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी जो योजना है इनका भी इस संबंध में हाथ रहा है, ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल हमने यहाँ पर देख लिया, भारत की रैंकिंग देख ली, स्कोरिंग देख ली, UNDP देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होता है, 20 का सही आंसर होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकटक लेक। एनएचपीसी लिमिटेड क्या कर रही है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके जो हेड हैं उन्होंने हाल ही में जो कमिश्नर हैं कहाँ पे, मणिपुर में खासतौर पे अगर हम बात करेंगे, जो खासतौर पे जो लोकटक जल विद्युत या हाइड्रो वाटर जो प्रोजेक्ट है उसके संबंध में उन्होंने कुछ चुनौतियाँ बताई हैं, जिस संबंध में न्यूज़ में आगे बहुत ज़्यादा करंट इसका मुद्दा नहीं था, लेकिन ये लेक इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट कह रहे हैं कि लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन असम एंड डेवलप बाई एनएचपीसी। तो इसे एनएचपीसी के द्वारा बनाया गया है, एनएचपीसी के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोजेक्ट यूटिलाइज इथाई बराज टू मेंटेन वाटर लेवल इन लोकटक। लोकटक झील में पानी मेंटेन करने के लिए इथाई बांध का उपयोग करता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा, द इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोजेक्ट इज 105 मेगावाट। स्थापित क्षमता 105 मेगावाट की है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताना है, तो आपको लोकटक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए लोकटक झील सबसे पहले आप एकदम याद रखिएगा कि मणिपुर में लोकटक झील है, ठीक है ना, मणिपुर झील है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोकटक जो झील है वो खारे पानी की झील है, बिल्कुल गलत है। ताजे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फुंडियाँ जो तैरती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और एक नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? किबुलाम जाओ नेशनल पार्क भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेयर जो अगर डियर आपको देखने के, हिरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 1990 की बात है कि यही जो लेक थी 1990 में हमने क्या कर दिया कि इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था, जिससे इसको प्रोटेक्शन दिया जा सके, खासतौर पे जो इसका इंक्रोचमेंट होता है उसको लेके। और यही जो लेक है 1993 की बात है, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मैंने कल आपको बताया था कि रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट में जो इंपॉर्टेंट साइट जहाँ ज़्यादा कंजर्वेशन की आवश्यकता उन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, उसमें इसको शामिल किया गया था, तो उसमें भी इसको रखा गया था। ये सारी बातें आपको यहाँ पे हमने देख ली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट कौन सा गलत है कौन सही है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करें यहाँ पर इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि असम में है, असम में नहीं बल्कि कहाँ पे है, मणिपुर में है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। ऐसा करंट अफेयर डिस्कशन आई थिंक यूट्यूब में भी रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है, मैराथन को सेशन होते हैं, लेकिन इस तरह का डेली बेसिस पर डिस्कशन नहीं होता। और यहाँ पे स्टैटिक भी हम आगे स्टार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग हमने स्टार्ट की है, यूपीपी से यूपीएससी डेली आंसर राइटिंग, तो हम पीवाईक्यू को आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। कोई भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम पीवाईक्यू हाथ नहीं लगाता है, पीवाईक्यू हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन और इनका मॉडल आंसर दिया जाता है, आंसर राइटिंग करवाई जाती है, और 100% रिफंडेबल फीस की गारंटी यहाँ पे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, या इसमें दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सअप करें इस नंबर पर, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सीलाकांत के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सीलाकांत के बारे में। सीलाकांत क्या है, ये यहाँ पे न्यूज में थी। सीलाकांत बेसिकली एक मछली की तरह है ना, और लेकिन वो मछली है नहीं, ठीक है ना, बल्कि लो फिड मछली के ग्रुप से संबंधित है। बहुत ज़्यादा न्यूज में नहीं, बस है क्या, मछली संबंधित है नहीं, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स यूपीएससी पूछने वाला नहीं है। पर स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेंगे तो हमको क्या है एग्जाम में जब आएगा तो आसानी से आपको बन जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो सीलाकैंथ आर रे फाइंड फिशेस कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, इसे आसानी से मीठे पानी में इन्हें देखा जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है सही है गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि दे पोजेस लिम्स लाइक फिन सपोर्ट बाई बोन्स इंडिकेटिंग इवोल्यूशनरी लिंक व एम्फीफियंस, इनके पास अस्थियों द्वारा समर्पित अंग होते हैं जो उभयचर के विकासवादी संबंधों को दर्शाते हैं। मतलब उभयचर कौन, जो पानी और स्थल दोनों में रहता है, तो इनके जो अंग हैं उभयचर की तरह इनको दर्शाते हैं। अब ये पता नहीं, आपको पता है नहीं पता है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा स्टेटमेंट है दे वर बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट अंटिल रिडिस्कवर 1938, मतलब इन्हें 1938 में पुनः खोजे जाने तक विलुप्त माना गया था। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। अब इनमें क्या सही है क्या गलत है। तो चीन के जो जीवाश्म बोटेनिकल जो वैज्ञानिक बोटेनिकल कह रहा हूँ, जो चीन के जो जीवाश्म संबंधी जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, 2 इसके नमूने खोजे हैं, ठीक है ना, जिस वजह से न्यूज में आ गई, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले भी देखी जाती थी, ठीक। अब इसकी खासियत क्या थी कि गहरे खारे पानी में रहती थी, मतलब सॉल्ट वाटर में रहती थी। तो जो पे बोला जा रहा है ना कि फ्रेश वाटर में रहती थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला गलत कर दो, 2-3 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाता है। बहुत डिटेलिंग इस पर नहीं जानी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आयुष स्टेटस कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गंवाना है, आपको टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के बारे में था कि हाल में जो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय है या ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और नई दिल्ली का जो पूसा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन
का एक मतलब कि यूनिट को स्टार्ट किया है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एनएससी या एनएससी इज ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी, आपको पता है कि नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न 3 कैटेगरी कंपनी होती हैं, उसमें मिनी रत्न कैटेगरी 1 है की कंपनी है। दूसरा यहाँ पे कहना चाह रहा है यह शार्क बीज बैंक सीड बैंक के रख रखाव के लिए उत्तरदायी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सार्क सीड बैंक। सार्क आपको पता 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ लाने के लिए भारत का इनिशिएटिव था। और पाकिस्तान का जो समिट नहीं हो पाया 2017 के आसपास इस्लामाबाद में, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। तो उसका एक सीड बैंक की तरह यहाँ पे काम करी। वाज स्टैब्लिश 1986 प्रमोट एक्सपोर्ट हाइब्रिड सीड। इसको पर्पज ये था कि हाइब्रिड सीड को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, यहाँ पे पर्पज था। अब देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल जो सीड कमीशन है इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे बोल 1986 है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। और रही बात इसकी कि जो मिनी रत्न कंपनी है, नहीं ये भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, बेसिकली मिनी रत्न कंपनी है, और शार्क वाला भी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसका पर्पज आपको यही देखने को मिलेगा, उच्च जो क्वालिटी के जो गुणवत्ता वाले बीज हैं उनकी बेसिकली जानकारी, उनके बारे में उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो बहुत सारा यहाँ पे इसका पर्पज था, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट SJ-100 के बारे में है। SJ-100 आखिर क्या है, क्या ये ट्विन इंजन शॉर्ट हॉल पैसेंजर जेट है, रसिया के द्वारा बनाया गया लघु दूरी तय करने वाला, क्या ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इट वॉज ओरिजिनली डेवलप बाई द सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट कंपनी, सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, द मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी SJ-100 इज अराउंड 200 पैसेंजर, 200 पैसेंजर की कैपेसिटी मैक्सिमम SJ-100। अब स्टेटमेंट पढ़ के तो समझ में आएगा, देखो लड़ाकू विमान तो है नहीं, तो पहला तो कभी ये पूछा जा सकता है वन लाइनर एग्जाम में, ये लड़ाकू विमान है जिसे भारत ने बेचा है किसी को या भारत ने खरीदा है किसी से। तो अब आपको ये समझ में आएगा भाई ये तो किसी का था, ये पैसेंजर विमान है जो कम दूरी तय करेगा, 2 इंजन इसमें दिए गए और इसकी बॉडी मतलब कि संकीर्ण है, मतलब कि सकरी टाइप की है, और रूस ने इसको डिजाइन किया है, 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता जिसमें है। अब ये सारे मैंने बता दी, यहाँ पे 200 जो दिया गया है ये तो बात एकदम गलत हो जाएगी, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हॉल जो है और जो यूएससी है, मतलब यूएससी कौन सी, जो यहाँ की कंपनी है रसिया की, और जो हॉल हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसने क्या किया, इनके आपस में MOU साइन किया है, जो भारत में भी इसका यूज आगे चल के हो पाए, ठीक है, उत्पादन भारत में भी हो पाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, RCI के बारे में देखेंगे। RCI क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, या अगर पुनर्वास जो परिषद उसके बारे में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, स्थापित किया गया था संसद के अधिनियम द्वारा, यह यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तीसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट तीसरा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इट प्राइमरली फोकस फंक्शन इन इट्स इज टू रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसका मुख्य कार्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना है, ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इन तीनों में से सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर आपने इसके बारे में पता होगा या नहीं पता होगा, बेसिक बात तो आपको बताता हूँ। देखो संसद ने एक एक्ट बनाया, एक्ट के द्वारा क्या बनाई जाती है, स्टैचुरी बॉडी बनाई जाती है या सांविधिक निकाय बनाए जाते हैं। 2 टाइप के निकाय होते हैं, जब वैसे तो कई टाइप के निकाय होते हैं, सांविधिक और संवैधानिक, 2 आप सुनते होंगे। जिनका संविधान के अनुच्छेद में मेंशन होता है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है, जिनका मेंशन नहीं होता और एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें वैधानिक या स्टैचुरी बॉडी बोला जाता है। अब इस बॉडी को बनाया गया था 1986 में सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। इसको 1860 का जो सामाजिक जो एक्ट है उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया था। और इसको पर्पज क्या था, इसका पर्पज यही था कि सबसे पहले हमें क्या करना, जो विकलांग लोग हैं उनको दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनका रेगुलेशन होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम एक सेट होना चाहिए, एजुकेशन को लेके करो या जो भी लोग काम कर रहे हैं तो रिहेबिलिटेशन को लेके हो। तो ये सारा यहाँ पे पर्पज था, विकलांग व्यक्तियों के संबंध में प्रशिक्षण देना, पुनर्वास करना या रिहेबिलिटेट करना, रजिस्टर बनाना, है ना। तो ये सारी कैटेगरी यहाँ पे थी। हाल में जो अगर हम बात करें तो रिहेबिलिटेशन जो इकोसिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इंक्लूसिविटी लाने की दिशा में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन रजिस्टर करने के संबंध में हो, तो बहुत सारे काम यहाँ पे रिसेंट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, 6 का स्टेटमेंट आपका
सही हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो बोला मेडिकल एजुकेशन फॉर पर्सन, सिर्फ चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल है इसके बहुत सारे पर्पज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रजिस्टर बनाना, चाहे स्किल डेवलपमेंट करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, है ना, बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कोयला शक्ति के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है। क्या है कोयला शक्ति, क्यों न्यूज में था? तो कोयला शक्ति नई दिल्ली में स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड कोयला शक्ति लॉन्च करने के लिए तैयार है। कौन? कोयला मंत्रालय। तो कोयला मंत्रालय एक डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे न्यूज आ गया और उसे कोयला शक्ति बोला जाएगा। तो कोयला शक्ति के बारे में, कोयला शक्ति डैशबोर्ड का उद्देश्य कोयला क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के डाटा को इंटीग्रेट करना। डैशबोर्ड एम टू इंटीग्रेट डाटा वेरियस कोल सेक्टर स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो कोयला खरीदता है, बेचता है, जो जिसकी जमीन है, वो सब स्टेक होल्डर होते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। दूसरा, इट इज डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, डाटा ड्रिवन डिसीजन। तो इसका पारदर्शिता और डाटा आधारित निर्णय बढ़ावा देने के लिए इसे विकसित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से नीति अनुशंसा समिति पर काम करता है। इट फंक्शन प्राइमरली एज अ पॉलिसी रिकमेंडेशन कमेटी। पॉलिसी रिकमेंडेशन कमेटी की तरह काम करता है। ये आपको तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें कोयला शक्ति बोर्ड होता क्या है? कोयला शक्ति बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट कोल एनालिटिक्स का, ठीक है। पर्पज़ क्या है कि कोयला क्षेत्र में जो एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, कोऑर्डिनेशन उसको बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे इनका पर्पज़ है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत है? तो आप अगर देखो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो। इट फंक्शन प्राइमरी एज अ पॉलिसी रिकमेंडेशन कमेटी। तो ये बात एकदम गलत है। इसका उद्देश्य क्या है? नीति अनुशंसा नहीं बल्कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन और बेहतर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जिससे कोयला सेक्टर में इफिशियंसी है और बहुत सारी चीज़ें हो सके, जो मतलब कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे प्रीलिम्स में ज़्यादा एंगल नहीं बनता। तो 1 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में था ब्राज़ील, उस वजह से यहाँ पे हम देखेंगे ब्राज़ील के संबंधित। तो इंडिया ब्राज़ील आर द मेंबर ऑफ द बोथ ब्रिक्स एंड G20। तो भारत और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स के G20 के सदस्य हैं। दूसरा, इंडिया एंड ब्राज़ील हैव अ बायलैटरल एग्रीमेंट एंड बायोफ्यूल कोऑपरेशन। भारत और ब्राज़ील के बीच बायोफ्यूल सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील रियो डी जेनेरो होस्टेड द ब्रिक्स 2024 समिट। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो ब्रिक्स समिट को होस्ट किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं आपको बताऊँगा क्यों। अगर हम बात करें तो भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका IBSA में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। G20 में तीनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने के संदर्भ में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया जो कैपिटल है ना, रियो डी जेनेरो कैपिटल, रियो डी जेनेरो सबसे शोरयुक्त शहर है और रियो समिट हुआ था यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके, वो अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट हुआ था। तो ये यहाँ पे बात है, इसका समिट कहाँ पे? ब्राज़ीलिया में हुआ ना कि रियो डी जेनेरो में। तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाए, ब्राज़ील सही हो जाएगा। और जान लीजिए आप कि भारत और ब्राज़ील के जो राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1948 के आसपास इस्टेब्लिश हुए थे और 2006 के आसपास दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हैं। और वर्तमान में अगर देखो तो लगभग $13 बिलियन के आसपास दोनों के बीच व्यापार देखने को मिलता है। चाहे कृषि संयंत्र को हो, कच्चा तेल हो, सोया तेल हो, चीनी हो, इन सब में भारत और इन दोनों के बीच व्यापार बेहतर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे थी। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया, आसानी से आप इसे भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी बातें, यहाँ ब्राज़ील या ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर तो करें। अगर आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल आपको आंसर राइटिंग नहीं आती, तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया। DMP डेली मेंटोरशिप आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है? एक तो सारे PYQ को ट्रेन करना आपको, साथ ही हर एक टॉपिक पर मेंस की आंसर राइटिंग करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डेली के बेसिस पर 2 MCQ, 2 मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एक PYQ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोनों आपको वेल स्ट्रक्चर में मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। दोनों को आपको आंसर राइटिंग करना है और आंसर राइटिंग करके हमारे नंबर पर व्हाट्सअप भेज देना है। आपको 24 घंटे के अंदर आपको इवेल्युएशन मिल जाएगा उसका, और इतना बेहतरीन इवेल्युएशन मिलेगा। हमारी टीम पूरी फिजिक्स वाला हो, वाजीरामन रवि हर जगह से काम किए हुए हैं, वही लोग आपको बेहतर इवेल्युएशन देंगे और आप खुद इसे आप देखेंगे कि कितना बेनिफिट है। 100% फीस रिफंडेबल गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप फीस पूरी वापस ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, इवन अगर आप बिगिनर नहीं, आपने ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर सकी डेली, तो आप वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीक में एक हाफ लेंथ आप टेस्ट लिखें। आपको भी पता है मेंस की आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। हाफ लेंथ अगर आप एक टेस्ट लिखते हैं वीक में 10 आंसर का, तो भी आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। पूरे साल आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मिनिमम फीस 999 इसकी रखी गई है, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हों और UP PCS की तैयारी कर रहे हों। दोनों ही मीडियम
चाहे आपको हो इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों में आपको सहायता मिलेगी, मॉडल आंसर मिलेगा, सब कुछ पूरी सहायता 1 to 1 डायरेक्ट मेरा सपोर्ट मिलेगा आपको। और जहाँ भी जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही है ना। और दोस्तों शेयर करें, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, कोई और भी लोग हैं उनसे भी शेयर कर सकते हैं, या कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताएं। थैंक